नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं, एक ऐसे राजवंश की कहानी में जिसने न सिर्फ दक्कन के पठार पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम भी किया। हाँ, बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य के ढलान के बाद जो एक खालीपन सा आया था, उसे भरने वाली अहम शक्तियों में से एक। तो कौन थी ये शक्ति, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज? हम बात कर रहे हैं सातवाहन राजवंश के। सातवाहन, बिल्कुल। और आज इस गहरी चर्चा का हमारा आधार क्या है? कौन सा स्रोत हम खंगाल रहे हैं? आज हम देख रहे हैं आर.एस. शर्मा की बहुत ही जानी मानी किताब इंडियाज एंशिएंट पास्ट का अध्याय 21, जिसका शीर्षक है द सातवाहना फेज। चैप्टर 21, द सातवाहना फेज। तो मतलब इसमें हमें सातवाहनों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, उनके उदय से लेकर उनके समाज, उनकी संस्कृति, प्रशासन, सब कुछ। जी हाँ, ये चैप्टर इसी पर फोकस करता है। सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास क्या था, उनकी भौतिक संस्कृति कैसी थी, सामाजिक संगठन, प्रशासन का तरीका, धर्म, वास्तुकला, भाषा, मतलब एक पूरा पैनोरामा। यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बहुत बढ़िया। तो इस चर्चा के बाद सुनने वालों को सातवाहन काल की एक डिटेल्ड, एक स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी, है ना? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी। यही कोशिश रहेगी, हम हर पहलू को, हर डिटेल को बारीकी से देखेंगे, जैसा शर्मा जी की किताब में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर सातवाहनों के समय में। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके राजनीतिक इतिहास की, पॉलिटिकल हिस्ट्री। कहानी शुरू होती है मौर्यों के पतन के बाद, जैसा आपने कहा। उत्तर में तो शुंग आए, फिर कण्व, लेकिन दक्कन में? दक्कन और मध्य भारत में, सही कहा आपने, असली खिलाड़ी बनकर उभरे सातवाहन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच है जो यूपीएससी के लिए नोट करने लायक है। अच्छा, क्या पेंच है? देखिए, पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, आंध्र। लेकिन सातवाहनों के खुद के जो शुरुआती शिलालेख हैं, उनमें कहीं भी आंध्र नाम नहीं मिलता। ओह, ये तो बड़ा विरोधाभास लगता है। मतलब पुराण कह रहे हैं आंध्र, पर वो खुद को आंध्र नहीं कह रहे अपने रिकॉर्ड्स में। एग्जैक्टली। ये एक मिस्ट्री है थोड़ी सी। और दूसरी बात, ये मौर्यों के ठीक बाद सत्ता में नहीं आए। शर्मा जी बताते हैं कि लगभग 100 साल का, एक सदी का गैप था मौर्यों के पतन और सातवाहनों के उदय के बीच। 100 साल का गैप? तो इस बीच क्या हो रहा था दक्कन में? क्या सातवाहनों के आने से पहले वहां कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। सातवाहनों से पहले भी बस्तियों के पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, जैसे लाल बर्तन, काले और लाल बर्तन मिले हैं, और एक खास तरह के बर्तन जिन्हें रसेट कोटेड पेंटेड वेयर कहते हैं। रसेट कोटेड पेंटेड वेयर, ये नाम याद रखना होगा। हाँ, और इन बस्तियों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति बनाने वालों से जोड़ा जाता है, यानी मेगालिथ बिल्डर्स से। ये वो लोग थे जो बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक बनाते थे। मतलब सातवाहन एकदम से नहीं आए, बल्कि एक पहले से चली आ रही संस्कृति के ऊपर उनका उदय हुआ। बिल्कुल। और उस संस्कृति में लोहे का प्रयोग पहले से हो रहा था। लोहे का फाल खेती के लिए इस्तेमाल होता था। धान की रोपाई यानी पैडी ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक विकसित हो रही थी। धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा था। लिखने की कला भी विकसित हो रही थी। तो ये सारी चीजें, मतलब लोहा, खेती, शहर, लिखना, ये सब एक राज्य बनने के लिए जमीन तैयार कर रही थी। सही पकड़ा। स्टेट फॉर्मेशन के लिए ये सारे तत्व बहुत जरूरी थे। और इसी पृष्ठभूमि में सातवाहन एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। पुराणों का जो दावा है कि आंध्रों ने 300 साल राज किया, उसका क्या? पुराणों का ये दावा सातवाहन राजवंश के शासनकाल से मेल खाता है, लगभग 300 साल का। लेकिन जैसा मैंने कहा, शुरुआती शिलालेख आंध्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में मिले हैं, वो भी पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास के। तो उनका शुरुआती केंद्र महाराष्ट्र था, ऊपरी गोदावरी घाटी में, प्रतिष्ठान या पैठन के आसपास। हाँ, प्रतिष्ठान या पैठन, जो औरंगाबाद जिले में है, वो उनकी शुरुआती राजधानी मानी जाती है। बाद में उनका विस्तार कर्नाटक और आंध्र तक हुआ। तो ये कहना कि वो आंध्र थे, शायद उनके बाद के दौर के लिए ज्यादा सही हो, या फिर ये पुराणों द्वारा दिया गया एक नाम हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई। उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? उनके सबसे बड़े दुश्मन थे शक, शकाज। शक? ये कहाँ थे? शक उस समय पश्चिमी दक्कन और पश्चिमी भारत में काफी शक्तिशाली थे। सातवाहनों का उनसे लंबा संघर्ष चला। और इसी संघर्ष में एक बड़ा नाम आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी का। बिल्कुल, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका समय है लगभग 106 से 130 ईस्वी, AD 106 to 130। ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। क्या किया इन्होंने ऐसा?
उन्होंने शकों को बुरी तरह हराया, कई क्षत्रिय शासकों का नाश किया, ऐसा उनके शिलालेखों में दावा है। और उन्होंने खुद को एकमात्र ब्राह्मण कहा, एकामे ब्राह्मण। एकमात्र ब्राह्मण, इसका क्या मतलब हुआ? क्षत्रियों को हराकर खुद को ब्राह्मण कहना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, वर्ण संकरता को रोका। शायद उस समय शक जैसी विदेशी शक्तियों के आने से और स्थानीय जनजातियों के समाज में घुलने मिलने से जो एक घालमेल हो रहा था, उसको ठीक करने का ये उनका तरीका था, अपनी ब्राह्मण पहचान पर जोर देना। और उन्होंने शाहरात वंश का अंत किया, नहपान का। हाँ, शाहरात शक वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे नहपान। गौतमीपुत्र ने न सिर्फ उन्हें हराया, बल्कि नहपान के करीब 8000 से ज्यादा चांदी के सिक्कों को जब्त करके उन पर अपनी मोहर लगवाकर उन्हें फिर से जारी किया। 8000 से ज्यादा सिक्के, नहपान के सिक्के, गौतमीपुत्र की मोहर के साथ। ये तो जबरदस्त पावर प्ले है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उन्होंने नहपान की सत्ता को पूरी तरह उखाड़ फेंका था। इसे याद रखिएगा, नहपान के 8000 से ज्यादा सिक्के। और साम्राज्य कहां तक फैलाया उन्होंने? उनका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। आंध्र पर भी उनका सामान्य अधिकार था। मालवा और काठियावाड़ भी उन्होंने शकों से छीना था। वाह, काफी बड़ा इलाका था। गौतमीपुत्र के बाद क्या हुआ? उनके उत्तराधिकारी भी शक्तिशाली थे और उन्होंने लगभग 220 ईस्वी तक शासन किया। गौतमीपुत्र के बाद उनके बेटे वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी राजा बने। वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, इनका समय क्या था? इनका समय लगभग 130 से 154 ईस्वी है, AD 130 to 154। इनके सिक्के और शिलालेख आंध्र में ज्यादा मिलते हैं और इन्होंने ही राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान को बनाए रखा। याद रखें, राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान। क्या इनके समय में शकों से लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, शकों से संघर्ष जारी रहा, खासकर कोंकण तट और मालवा को लेकर। इसी दौरान एक बहुत शक्तिशाली शक राजा हुए, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन, हाँ, जूनागढ़ शिलालेख वाले। वही रुद्रदामन प्रथम, सौराष्ट्र गुजरात के शक शासक। इनका समय लगभग 130 से 150 ईस्वी था, AD 130 to 150। शर्मा जी बताते हैं कि रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार हराया। 2 बार हराया, फिर तो सातवाहन खत्म हो गए होंगे। नहीं, यही राजनीति का खेल है। रुद्रदामन ने हराया जरूर, लेकिन सातवाहन वंश को खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके बीच वैवाहिक संबंध थे। रुद्रदामन के बेटी का विवाह सातवाहन राजा संभवतः वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी से हुआ था। अच्छा, तो युद्ध भी और रिश्तेदारी भी। हाँ, ये प्राचीन भारत की राजनीति में आम था। वैवाहिक संबंध राजनीतिक स्थिरता लाने का एक तरीका थे। दिलचस्प। वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के बाद कौन महत्वपूर्ण राजा हुआ? उनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए और शायद आखिरी महान सातवाहन राजा, वो थे यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, इनका समय? इनका समय है लगभग 165 से 194 ईस्वी, AD 165 to 194। इसे दोहराते हैं, यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी। इनके बारे में क्या खास है? इन्होंने शकों से उत्तरी कोंकण और मालवा को वापस जीत लिया, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये व्यापार और नौवहन के बड़े संरक्षक थे। ठीक है। मैरिटाइम एक्टिविटीज में इनकी बहुत रुचि थी। वो कैसे पता चलता है? उनके सिक्कों से। यज्ञश्री सातकर्णी के कुछ सिक्कों पर जहाजों के चित्र बने हुए हैं। शिप मार्क्ड कॉइन, जहाज बने हुए सिक्के। वाओ, ये तो अद्भुत है। हाँ। ये कहाँ मिले हैं? ये सिक्के आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिले हैं। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव समुद्री व्यापार तक फैला हुआ था। इसे याद रखें, यज्ञश्री सातकर्णी और सिक्कों पर जहाज। लेकिन इनके बाद क्या हुआ? साम्राज्य तो 220 ईस्वी तक खत्म हो गया। हाँ। यज्ञश्री के उत्तराधिकारी काफी कमजोर निकले। हाँ। साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा और लगभग 220 ईस्वी तक सातवाहन शक्ति का अंत हो गया। उनकी जगह कई छोटी छोटी स्थानीय शक्तियां उभर आईं, जैसे आंध्रा में इक्ष्वाकु। तो ये थी सातवाहनों की राजनीतिक कहानी। काफी उतार चढ़ाव भरी रही, खासकर शकों के साथ उनका संघर्ष। बिल्कुल। मौर्योत्तर काल में दक्कन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे ये लोग।
चलिए अब उनके दौर की भौतिक संस्कृति यानी एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कल्चर पर आते हैं। लोग रहते कैसे थे, क्या इस्तेमाल करते थे? देखिए, सातवाहन काल की संस्कृति जो थी वो दक्कन की स्थानीय परंपराओं और उत्तर से आई नई तकनीकों का एक मिश्रण थी। जैसा हमने पहले कहा, महापाषाण काल के लोग लोहा और खेती जानते थे। सातवाहनों के समय लोहे का इस्तेमाल और बढ़ा। लोहे का क्या क्या बनाते थे वो लोग? खुदाई में लोहे के बहुत सारे औजार मिले हैं। कुदाल, हंसिया, कुल्हाड़ी, उस्तरे, हल्का फाल, बर्छी, खंजर, मतलब खेती और लड़ाई दोनों के लिए। और लोहा आता कहाँ से था? करीमनगर और वारंगल जैसे इलाकों में लोहे की खदानें थीं। इनके इस्तेमाल के प्रमाण मिले हैं। करीमनगर में तो एक लोहार की दुकान के भी अवशेष मिले हैं। अच्छा, और लोहे के अलावा और कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण थी? सोने का भी इस्तेमाल होता था, खासकर गहनों वगैरह के लिए। कोलार गोल्ड फील्ड का इस्तेमाल तो शायद पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से ही हो रहा था। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सिक्कों के बारे में। हाँ, सिक्के। आपने पहले बताया था कि वो सोने के सिक्के नहीं चलाते थे। सही, ये पॉइंट नोट करने वाला है। उत्तर में कुषाणों ने तो खूब सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सातवाहनों ने ऐसा नहीं किया। वो सोने का इस्तेमाल बुलियन के रूप में, मतलब धातु के पिंड के रूप में करते होंगे, सिक्कों के रूप में नहीं। तो फिर सिक्के किस चीज के थे? उन्होंने मुख्य रूप से सीसे के सिक्के जारी किए, लेड कॉइन्स। दक्कन में बड़ी मात्रा में उनके सीसे के सिक्के मिले हैं। ये सातवाहन अर्थव्यवस्था की खास पहचान है। इसे दोहराते हैं, सीसे के सिक्के प्रमुख थे। सीसा, लेड। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? उस समय शायद सीसा दक्कन में आसानी से उपलब्ध था। उन्होंने सीसे के अलावा पोटिन, जो तांबे और सीसे का मिश्रण होता है, तांबे और कांसे के सिक्के भी चलाए, लेकिन सीसे के सिक्के सबसे ज्यादा थे। और क्या उनके बाद आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के जारी किए? हाँ, इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के जारी किए थे। मतलब दक्कन में मुद्रा अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी। सातवाहनों ने दक्कन के खनिज संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल किया। और खेती? आपने धान रोपण का जिक्र किया था। हाँ, कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, वहां धान की रोपाई की कला खूब विकसित हुई। ये इलाका आज भी चावल का कटोरा कहलाता है। कपास का उत्पादन भी होता था। विदेशी लेखकों ने इसका जिक्र किया है। मतलब खेती काफी उन्नत थी। बहुत उन्नत। इसका एक अंदाजा प्लिनी के वर्णन से मिलता है। प्लिनी, जो पहली सदी ईसवी के रोमन लेखक थे, लिखते हैं कि आंध्र साम्राज्य के पास 1 लाख पैदल सैनिक, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी थे। 1 लाख पैदल सैनिक, बाप रे। अब सोचिए, इतनी बड़ी सेना को खिलाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए कितनी जबरदस्त कृषि उपज चाहिए होगी। ये दिखाता है कि उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और उन्नत थी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। उत्तर भारत से उनका संपर्क कैसा था? क्या वहां की चीजें भी दक्कन में पहुंची? हाँ, बिल्कुल। उत्तर से कई चीजें दक्कन में आईं, जैसे सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ा, पकी हुई ईंटों का प्रयोग घरों और इमारतों में होने लगा, छल्लेदार कुएं बनने लगे, और लिखने की कला तो थी ही। ये सब शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे थे। शहरीकरण की बात करें तो क्या बड़े शहर थे सातवाहन काल में? आपने प्लिनी के 30 शहरों का जिक्र किया था। हाँ, प्लिनी ने आंध्र देश में 30 दीवारों वाले शहरों का जिक्र किया है, 30 वॉल्ड टाउन्स। ये बहुत बड़ी बात है। खुदाई में भी इसके प्रमाण मिले हैं, जैसे तेलंगाना में पेद्दाबंकुर। पेद्दाबंकुर? हाँ, पेद्दाबंकुर। यहाँ 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के अवशेष मिले हैं। पक्की ईंटों के मकान, नालियां, छत पर लगाने वाली टाइलें मिली हैं जो कुषाणों की टाइलों जैसी हैं। काफी घनी आबादी वाला शहर लगता है ये। यहाँ तक कि भूमिगत नालियों, अंडरग्राउंड ड्रेन्स के भी सबूत हैं। अंडरग्राउंड ड्रेन्स, मतलब काफी एडवांस्ड प्लानिंग थी। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि पहली सदी ईसा पूर्व के बाद दक्कन में शहरीकरण तेजी से हुआ और शहरों का विकास व्यापार से जुड़ा होता है। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के भी सबूत मिलते हैं। कई जगहों पर रोमन और सातवाहन सिक्के साथ साथ पाए गए हैं। तो कुल मिला के भौतिक संस्कृति काफी विकसित थी। लोहा, खेती, सिक्के, शहर, व्यापार, सब कुछ था। हाँ, दक्कन इस दौर में एक पिछड़ा इलाका नहीं था, बल्कि काफी गतिशील और विकसित हो रहा था। चलिए अब समाज की बात करते हैं। सामाजिक संगठन कैसा था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताया गौतमीपुत्र खुद को ब्राह्मण कहते थे। हाँ, ऐसा माना जाता है कि सातवाहन शायद मूल रूप से दक्कन की कोई स्थानीय जनजाति थे, जिनका बाद में ब्राह्मणीकरण हुआ, यानी उन्होंने ब्राह्मण धर्म और संस्कृति को अपना लिया। इसीलिए गौतमीपुत्र का वो दावा एकमात्र ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करने वाला। बिल्कुल। वो दावा करते हैं कि उन्होंने चारों वर्णों की व्यवस्था को बनाए रखा
और वर्णों के बीच मिश्रण इंटरमिक्सचर को रोका। अब ये दावा क्यों किया गया? शायद इसलिए कि उस समय शक जैसे बाहरी लोग समाज में आ रहे थे और स्थानीय जनजातियों का भी पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण नहीं हुआ था, तो एक तरह की सामाजिक उथल-पुथल थी। गौतमीपुत्र शायद अपनी ब्राह्मण पहचान और व्यवस्था पर जोर देकर स्थिरता लाना चाहते थे। लेकिन फिर शकों के साथ वैवाहिक संबंध भी थे, रुद्रदामन वाली बात। हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है। एक तरफ वर्ण संकरता रोकने का दावा, दूसरी तरफ शकों, जिन्हें बाहरी माना जाता था, के साथ विवाह संबंध। इससे पता चलता है कि क्षत्रिय वर्ग में बाहरी समूहों का समावेश हो रहा था। राजनीति और सामाजिक दावे हमेशा एक जैसे नहीं चलते। और बौद्ध भिक्षुओं को जो जमीनें दान में दी, उसका समाज पर क्या असर हुआ? ये भी महत्वपूर्ण है। जब बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान मिला तो वो उन इलाकों में बसे। इससे शायद उन इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को कृषि आधारित समाज में लाने में मदद मिली। भिक्षु शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायक होते थे। दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग ने भी बौद्ध धर्म को काफी समर्थन दिया। एक और बात, धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि शासन करना क्षत्रियों का काम है। फिर सातवाहन राजा खुद को ब्राह्मण क्यों कह रहे थे? ये एक गुत्थी है। गौतमीपुत्र की पहचान सच्चे ब्राह्मण के रूप में बताई गई है। हो सकता है कि वो अपनी लेजिटिमेसी या वैधता को धार्मिक आधार पर मजबूत करना चाहते हों, या शायद वो दिखाना चाहते हों कि वो क्षत्रियों से भी ऊपर हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। और उत्तर के ब्राह्मण क्या मानते थे इन्हें? उत्तर के जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, वो शायद आंध्रों या सातवाहनों को पूरी तरह शुद्ध नहीं मानते थे। कुछ ग्रंथों में आंध्रों को मिश्रित जाति का बताया गया है। समाज में और कौन से वर्ग थे? इस दौर में शिल्प और वाणिज्य का काफी विकास हुआ, जैसा हमने देखा। तो व्यापारी, मर्चेंट्स और कारीगर, आर्टिसंस वर्ग काफी महत्वपूर्ण हो गए। शिलालेखों में कई तरह के कारीगरों का जिक्र मिलता है, जैसे गंधिक। गंधिक ये कौन थे? गंधिक मतलब इत्र बेचने वाले, परफ्यूमर्स। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में ये गंधिक शब्द सभी तरह के दुकानदारों के लिए इस्तेमाल होने लगा और इसी से आधुनिक गांधी उपनाम निकला है। अरे वाह, ये तो बहुत रोचक जानकारी है। गंधिक से गांधी? हाँ, तो व्यापारियों और कारीगरों का समाज में एक अहम स्थान था। अब आते हैं परिवार पर। पारिवारिक संरचना कैसी थी? उत्तर भारत जैसी या कुछ अलग? मुख्य रूप से तो पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल ही थी। जैसे उत्तर भारत में सत्ता पिता से पुत्र को ही मिलती थी। लेकिन आपने राजाओं के नामों का जिक्र किया था, गौतमीपुत्र, वाशिष्ठीपुत्र, ये तो माँ के नाम है। बिल्कुल, यहीं पर एक अनोखी बात दिखती है। राजाओं के नाम उनकी माँ के नाम पर रखे जाते थे। गौतमीपुत्र मतलब गौतमी का बेटा, वाशिष्ठीपुत्र मतलब वशिष्ठी का बेटा। ये दिखाता है कि समाज में मात्र सत्तात्मकता, मैट्रिलिनियल के कुछ तत्व मौजूद थे, या कम से कम माँ और रानियों का सम्मान बहुत ज्यादा था। तो क्या रानियां शासन भी करती थीं? सीधे तौर पर शासन करने के प्रमाण तो नहीं है, लेकिन रानियां काफी महत्वपूर्ण थीं। वो धार्मिक दान देती थीं, अपने बेटों के नाबालिग होने पर संरक्षिका के तौर पर काम करती थीं। लेकिन हाँ, उत्तराधिकार हमेशा पुरुषों को ही मिलता था, सिंहासन बेटे को ही जाता था। फिर से दोहराते हैं, नाम माँ के पर गद्दी बेटे की। तो समाज में ब्राह्मणवाद का प्रभाव, वर्ण व्यवस्था लागू करने की कोशिश, लेकिन साथ ही मात्र सत्तात्मकता के अवशेष और व्यापारियों कारीगरों का महत्व, ये एक मिक्सचर सा लगता है। हाँ, ये उस दौर के दक्कनी समाज की जटिलता को दिखाता है। चलिए अब प्रशासन के स्वरूप पर आते हैं। पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? क्या मौर्यों जैसी ही व्यवस्था थी? उन्होंने धर्मशास्त्रों में बताए गए राजत्व के आदर्शों, रॉयल आइडियल को अपनाने की कोशिश की। राजा को अक्सर दिव्य गुणों से युक्त दिखाया जाता था, जैसे गौतमीपुत्र की तुलना राम, भीम, अर्जुन जैसे पौराणिक नायकों से की गई है। ये राजा को एक तरह से दिव्यता प्रदान करता था। और प्रशासनिक ढांचा क्या मौर्यों वाला ही था? हाँ, कुछ हद तक उन्होंने मौर्यकालीन कुछ प्रशासनिक इकाइयों और अधिकारियों के नाम बरकरार रखे। जैसे जिले को आहार कहा जाता था, अधिकारी अमात्य और महामात्रा कहलाते थे। ये नाम याद रखें, आहार, अमात्य, महामात्रा। और क्या कोई बड़े अधिकारी भी थे? शर्मा जी की किताब में जिक्र है कि उच्च अधिकारी महाराष्ट्रिकस कहलाते थे और राष्ट्र नाम की बड़ी प्रशासनिक इकाइयां भी थीं।
हो सकता है ये राष्ट्र के प्रमुख महाराष्ट्रिकस हों। ठीक है, लेकिन क्या प्रशासन में कुछ नए तत्व भी आए? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के नजरिए से। सातवाहन प्रशासन में सैन्य और सामंती तत्व, मिलिट्री एंड फ्यूडल एलिमेंट्स, ज्यादा दिखाई देते हैं मौर्यों की तुलना में। सैन्य और सामंती तत्व कैसे? जैसे उन्होंने सेनापति को प्रांत का गवर्नर नियुक्त करना शुरू किया। सेनापति मूल रूप से तो सेना का कमांडर होता है, लेकिन उसे प्रशासनिक जिम्मेदारी देना ये दिखाता है कि प्रशासन का चरित्र थोड़ा सैन्यवादी हो रहा था। और ग्रामीण प्रशासन, गांव का इंतजाम कौन देखता था? ग्रामीण प्रशासन की जिम्मेदारी गौलमिख के हाथ में होती थी। ये नाम और इसका मतलब ध्यान से सुनिए। गौलमिख गौलमिख ये कौन था? गौलमिख असल में एक छोटी सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, हेड ऑफ अ मिलिट्री रेजिमेंट। अच्छा, कितनी बड़ी टुकड़ी होती थी ये? किताब में इसका विवरण दिया है। एक गौलमिख के अधीन 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। इसे दोहराते हैं, गौलमिख की रेजिमेंट, 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक। तो एक मिलिट्री अफसर गांव का प्रशासन देख रहा था। हाँ, उसका काम था ग्रामीण इलाकों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ये भी प्रशासन के सैन्य चरित्र को दिखाता है। इसके अलावा शिलालेखों में कटक और स्कंधावारस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिनका मतलब होता है सैन्य शिविर या मिलिट्री कैंप, जो प्रशासनिक केंद्र का काम भी करते थे। ये तो काफी अलग लग रहा है मौर्यों से। और वो भूमि अनुदान वाली बात आपने कहा था, वो प्रशासन से जुड़ी है। हाँ, ये सातवाहन प्रशासन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसके दूरगामी परिणाम हुए। उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त गांव दान में देने की प्रथा शुरू की। करमुक्त गांव मतलब उस गांव से राजा को कोई टैक्स नहीं मिलता था। हाँ, और सिर्फ टैक्स ही नहीं, इन दान दिए गए गांवों या जमीनों पर शाही अधिकारियों जैसे पुलिस या सैनिकों का कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता था। वो ब्रांटी यानी जिसे दान मिला है उसके अधीन हो जाते थे। तो ये तो एक तरह से राज्य के अंदर छोटे छोटे स्वतंत्र इलाके बन गए, इंडिपेंडेंट आइलैंड्स विद इन द किंगडम। बिल्कुल सही। और यहीं से आगे चलकर सामंतवाद फ्यूडलिज्म के बीच पड़े। राजा अपनी जमीन और अधिकार दूसरों को दे रहा था। इसका मकसद क्या था? राजा ऐसा क्यों कर रहे थे? इसके कई कारण हो सकते हैं। धार्मिक पुण्य कमाना तो एक था ही, लेकिन इससे प्रशासन में भी मदद मिलती थी। बौद्ध भिक्षु लोगों को शांति और राजा के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाते थे। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था लागू करके सामाजिक स्थिरता बढ़ाने में मदद करते थे। राजा को इन इलाकों के प्रशासन की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। क्या इन अनुदानों से सामंतों की अलग-अलग श्रेणियां भी बनी? हाँ, ऐसा लगता है। सातवाहन काल में सामंतों या अधीन शासकों की 3 श्रेणियां दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर तो राजा होता था, जिसे सिक्के जारी करने का अधिकार था। दूसरी श्रेणी में महाभोज जैसे सामंत थे, और तीसरी श्रेणी में सेनापति जैसे अधिकारी थे, जिन्हें शायद जमीनें मिली हुई थीं। ये सामंतवाद के शुरुआती लक्षण हैं। इसे ध्यान में रखना जरूरी है। तो प्रशासन मौर्यों से काफी अलग था, ज्यादा सैनिकृत, और भूमि अनुदान की प्रथा ने सामंती तत्वों को जन्म दिया। एकदम, ये सातवाहन प्रशासन की मुख्य विशेषताएं थीं। अब आते हैं धर्म पर, रिलीजन। हमने सुना कि राजा ब्राह्मण थे, वैदिक यज्ञ करते थे। तो क्या सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही था? हाँ, शासक वर्ग निश्चित रूप से ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसे राजकीय संरक्षण भी देता था। उन्होंने अश्वमेध और वाजपेय जैसे बड़े बड़े वैदिक यज्ञ किए। इसके अलावा वो कृष्ण और वासुदेव जैसे वैष्णव देवताओं की भी पूजा करते थे। लेकिन आपने ये भी कहा कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी जमीनें दान दी। बिल्कुल, यही सातवाहनों की खासियत है। वो ब्राह्मण होते हुए भी बौद्ध धर्म के प्रति बहुत सहिष्णु थे और उसे भी संरक्षण देते थे। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। किस तरह का बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित था उनके समय में? उनके समय में, खासकर दक्कन में, महायान बौद्ध धर्म ज्यादा फला फूला। महायान शाखा, जिसमें बुद्ध को भगवान मानकर पूजा जाता है, और बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण है। और इसे कौन लोग ज्यादा मानते थे? ऐसा लगता है कि व्यापारी और कारीगर वर्ग में बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय था। उन्होंने मठों और स्तूपों के निर्माण के लिए काफी दान दिया। कौन से इलाके बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र बने सातवाहन काल में?
आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और अमरावती बौद्ध धर्म के बहुत बड़े और प्रसिद्ध केंद्र बनकर उभरे। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुनकोंडा और अमरावती ये सातवाहनों और उनके बाद आंध्र में शासन करने वाले इक्ष्वाकुओं के समय में खूब विकसित हुए। और पश्चिमी दक्कन यानी महाराष्ट्र में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। नासिक और जुन्नार के आसपास कई गुफाएं और मठ मिले हैं जिन्हें व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो मतलब राजा ब्राह्मण पर बौद्ध धर्म भी फल फूल रहा था। काफी मिला-जुला धार्मिक माहौल था। हाँ, धार्मिक सहिष्णुता इस काल की एक विशेषता कही जा सकती है। अब बात करते हैं वास्तुकला की। आर्किटेक्चर। सातवाहनों ने क्या क्या बनवाया? उनकी इमारतें कैसी थीं? सातवाहनों की वास्तुकला में सबसे बड़ा योगदान है चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाएं, यानी रॉक कट आर्किटेक्चर। ये खासकर पश्चिमी दक्कन यानी महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने 2 तरह की मुख्य संरचनाएं बनवाई, चैत्य और विहार। चैत्य और विहार। इनमें क्या अंतर है? चैत्य होते थे पूजा हॉल, बौद्ध भिक्षु और उपासक यहाँ इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करते थे। विहार होते थे मठ, जहाँ भिक्षु रहते थे, खासकर बारिश के मौसम में जब वो यात्रा नहीं कर सकते थे। ये कब बनने शुरू हुए? इनका निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था। सातवाहनों के समय में ये और विकसित हुए। चैत्य दिखते कैसे थे? चैत्य आमतौर पर एक लंबा हॉल होता था जिसमें दोनों तरफ खंभों की कतारें होती थीं। हॉल के पिछले सिरे पर एक स्तूप बना होता था जो पूजा का केंद्र होता था। सामने एक बरामदा होता था। कोई मशहूर चैत्य गुफा? सबसे प्रसिद्ध और सबसे भव्य चैत्य गुफा कार्ले में है, महाराष्ट्र में। ये बहुत विशाल है, लगभग 40 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची। इसे भारत की सबसे शानदार चैत्य गुफाओं में से एक माना जाता है। याद रखें, कार्ले का चैत्य। 40 मीटर लंबा हॉल चट्टान को काटकर, कमाल है। और विहार? इन विहार मिले हैं जिनमें नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी के शिलालेख भी हैं। तो महाराष्ट्र में रॉक कट गुफाएं और आंध्र क्षेत्र में वहां क्या बना? आंध्र में भी कुछ रॉक कट गुफाएं हैं, लेकिन वहां मुख्य रूप से स्वतंत्र बौद्ध संरचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर स्तूप। स्तूप मतलब वो गुंबद जैसे स्ट्रक्चर? हाँ, स्तूप वो स्मारक होते थे जो बुद्ध या किसी बड़े बौद्ध संत के अवशेषों के ऊपर बनाए जाते थे। आंध्र में 2 जगहें स्तूपों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अमरावती और नागार्जुनकोंडा। अमरावती का स्तूप तो बहुत फेमस है, सुना है। जी हाँ, अमरावती का स्तूप शायद बुद्ध के अवशेषों पर बना था। इसका निर्माण तो लगभग 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, लेकिन सातवाहनों के समय, खासकर दूसरी सदी ईस्वी में, इसे और बड़ा और भव्य बनाया गया। कितना बड़ा था ये? ये बहुत विशाल था। इसके आधार का व्यास, जिसे डायमीटर कहते हैं, लगभग 53 मीटर था और ऊंचाई करीब 33 मीटर रही होगी। और इसकी सबसे खास बात थी इसके रेलिंग और गुंबद पर की गई नक्काशी। इसमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए थे। आज ये स्तूप तो नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके नक्काशीदार पत्थर दुनिया भर के म्यूजियम में हैं। और नागार्जुनकोंडा? नागार्जुनकोंडा सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकुओं के समय में, यानी 3री सदी ईस्वी में अपने चरम पर पहुंचा। यहाँ लगभग 2 दर्जन स्तूप मिले हैं। एक महाचैत्य भी मिला है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शुरुआती दौर के ब्राह्मणवादी मंदिर भी मिले हैं जो ईंटों से बने थे। इसे उस युग का सबसे समृद्ध पुरातात्विक स्थल माना जाता है। तो वास्तुकला में भी सातवाहनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा, चैत्य, विहार और स्तूप। बिल्कुल, उनकी कला और वास्तुकला दक्कन की पहचान बन गई। आखिर में बात करते हैं भाषा की, लैंग्वेज। सातवाहन दरबार की राजकाज की भाषा क्या थी? संस्कृत नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी। उनके जितने भी शिलालेख मिले हैं वो सब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक वैसे ही जैसे अशोक के शिलालेख थे। प्राकृत? हाँ, तो संस्कृत का इस्तेमाल नहीं होता था? होता होगा, खासकर धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों द्वारा, लेकिन राजकाज और आम जनता की भाषा प्राकृत ही लगती है। क्या उन्होंने प्राकृत में कुछ लिखवाया भी, कोई साहित्य? हाँ, ऐसा माना जाता है कि कुछ सातवाहन राजाओं ने प्राकृत साहित्य को संरक्षण दिया और शायद खुद भी लिखा। एक बहुत प्रसिद्ध प्राकृत काव्य है गाथा सत्सई या गाथा सप्तशती। गाथा सत्सई? इसमें क्या है? इसमें प्राकृत भाषा में लिखे गए 700 छंद
गाथाएं हैं जिनमें ज्यादातर प्रेम और श्रृंगार रस की कविताएं हैं। ये उस समय के लोक जीवन की भी झलक देती हैं। और इसका संबंध किस सातवाहन राजा से जोड़ा जाता है? इसका श्रेय सातवाहन राजा हाल को दिया जाता है। हालांकि किताब ये भी कहती है कि इसे इसका अंतिम रूप शायद 6ठी सदी ईस्वी के बाद मिला होगा, लेकिन इसकी रचना का संबंध सातवाहन काल से ही है। तो आधिकारिक भाषा प्राकृत, लिपि ब्रह्मी और प्राकृत साहित्य को भी बढ़ावा। जी हाँ, ये उनकी भाषा नीति थी। बहुत विस्तार से हमने सातवाहन काल के हर पहलू को छुआ। अब अगर हम एक नज़र कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी पर डालें, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए खासतौर पर याद रखनी चाहिए। हाँ, कुछ प्रमुख घटनाओं और समय अवधियों को दिमाग में रखना जरूरी है। चलिए दोहरा लेते हैं। लगभग 1ली सदी ईसा पूर्व के आसपास महापाषाणकालीन लोहे का काम करीमनगर, वारंगल जैसे इलाकों में दिखता है। ठीक है। लगभग 200 ईसा पूर्व से चैत्य, विहार और अमरावती स्तूप का निर्माण शुरू हो गया था। ओके। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच पेद्दाबंकुर जैसे शहर में पकी ईंटों और टाइलों का इस्तेमाल हो रहा था। 1ली सदी ईस्वी में हमें शुरुआती सातवाहन शिलालेख मिलते हैं और महाराष्ट्र में नगरों का विकास तेज होता है। राइट। 1ली-2री सदी ईस्वी में नासिक में विहार बन रहे थे और दक्कन में धान रोपण की तकनीक फैल रही थी। ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी का समय याद रखना है। 106 से 130 ईस्वी। दोहराएं, 106-130 एडी गौतमी पुत्र सातकर्णी। 106 से 130 ईस्वी। उनके प्रतिद्वंदी शक राजा रुद्रदामन प्रथम का समय है, लगभग 130 से 150 ईस्वी। गौतमी पुत्र के बेटे वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का समय है 130 से 154 ईस्वी। ओके। और फिर आखिरी महान राजा यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी। दोहराएं, 165-94 एडी यज्ञश्री सातकर्णी, जिनके सिक्कों पर जहाज थे। 165 से 194 ईस्वी। 2री सदी ईस्वी में पेद्दाबंकुर में छल्लेदार कुएं बन रहे थे और अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण और विस्तार हो रहा था। ठीक। 2री-3री सदी ईस्वी में इक्ष्वाकुओं के तहत नागार्जुन कंडा का विकास हुआ। और सातवाहन साम्राज्य का अंत कब हुआ? लगभग 220 ईस्वी में। दोहराएं, 220 एडी सातवाहन साम्राज्य का अंत। 220 ईस्वी। 3री सदी ईस्वी में हमें रोमन व्यापार में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, सिक्कों के रूप में। और वो प्राकृत काव्य गाथा सत्सई। उसे उसका अंतिम रूप 6ठी सदी ईस्वी के बाद मिला। बहुत अच्छे। ये टाइमलाइन दिमाग में रखने से घटनाओं को समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल, क्रोनोलॉजी इतिहास की रीढ़ होती है। वाह, ये तो वाकई सातवाहन युग की एक बहुत ही विस्तृत और गहन यात्रा थी। आर.एस. शर्मा की किताब के इस चैप्टर को हमने परत दर परत खोला है। चलिए अब जो मुख्य बातें हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें जल्दी से संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जरूर। तो सबसे पहले राजनीतिक तौर पर देखें तो सातवाहन मौर्यों के बाद दक्कन की सबसे प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। उनका शकों के साथ एक लंबा और निर्णायक संघर्ष चला। गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी जैसे महान और प्रभावशाली राजा हुए। ठीक है। और सांस्कृतिक रूप से? सांस्कृतिक रूप से उनकी संस्कृति उत्तर और दक्षिण भारतीय तत्वों का मिश्रण थी। उनकी जड़ें दक्कन की स्थानीय महापाषाणकालीन संस्कृति से जुड़ी थीं। आर्थिक मोर्चे पर क्या खास था? आर्थिक रूप से कृषि बहुत उन्नत थी, खासकर धान और कपास का उत्पादन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत थी, जो बड़ी सेना को सपोर्ट कर सकती थी। उन्होंने दक्कन के खनिज संसाधनों, लोहा, सीसा का अच्छा इस्तेमाल किया। व्यापक व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य के साथ भी संपर्क के प्रमाण हैं। और सबसे खास बात, उन्होंने बड़े पैमाने पर सीसे लीड के सिक्के जारी किए। हाँ, सीसे के सिक्के। और सामाजिक ढांचा कैसा था? सामाजिक रूप से शासक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणवाद का प्रभाव था। वर्ण व्यवस्था को लागू करने का प्रयास दिखता है, लेकिन मात्र सत्तात्मकता के तत्व भी मौजूद थे, जैसे राजाओं के नाम मां के नाम पर रखना। शिल्प और वाणिज्य के विकास से व्यापारी और कारीगर वर्ग का महत्व बढ़ा। प्रशासन के बारे में मुख्य बातें। पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक रूप से उन्होंने मौर्यों से कुछ प्रशासनिक इकाइयां और पदनाम लिए, लेकिन उनके प्रशासन में सैन्य और सामंती लक्षण ज्यादा मजबूत थे, जैसे गौलमिक सेनापति को गवर्नर बनाना सबसे महत्वपूर्ण।
उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। धर्म के क्षेत्र में धार्मिक रूप से शासक ब्राह्मण थे, वैदिक यज्ञ करते थे और वैष्णव देवताओं की पूजा भी करते थे। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म, खासकर महायान शाखा को भी महत्वपूर्ण संरक्षण दिया। धार्मिक सहिष्णुता दिखती है वास्तुकला में उनका योगदान। वास्तुकला में पश्चिमी दक्कन में चट्टानों को काटकर भव्य चैत्य और विहार बनवाए, जैसे कार्ले, नासिक। आंध्र में विशाल और कलात्मक स्तूपों का निर्माण करवाया, जैसे अमरावती, नागार्जुनकोंडा। और अंत में भाषा। उनकी आधिकारिक भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृत साहित्य को भी संरक्षण मिला, जैसे गाथा सतसई। बेहतरीन सारांश। तो दोस्तों, ये था सातवाहन चरण का हमारा गहन विश्लेषण आर एस शर्मा की इंडियाज एंशंट पास्ट के अध्याय 21 पर आधारित। उम्मीद है सातवाहनों का पूरा दौर, उनकी अहमियत, सब कुछ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। हाँ, और याद रखिए, इतिहास सिर्फ तथ्यों और तारीखों का खेल नहीं है। ये कहानी है, समझने की चीज है। सातवाहनों की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे भारत के अलग अलग क्षेत्र विकसित हुए, कैसे संस्कृतियां मिली, कैसे समाज और राज्य बदले। ये समझ यूपीएससी की तैयारी में आपको सिर्फ नंबर ही नहीं दिलाएगी, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया भी देगी। बिल्कुल। इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो एक बार फिर से सुनिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। ये ज्ञान वाकई आपके बहुत काम आने वाला है। सातवाहनों ने मौर्योत्तर काल में जो स्थिरता और संस्कृति का विकास दक्कन में किया, वो आगे आने वाले साम्राज्यों के लिए एक बुनियाद बना। एक सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे एक राजवंश जो खुद शायद स्थानीय जनजाति से उठा, उसने ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म दोनों को इतनी कुशलता से साधा और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। ये उनकी राजनीतिक समझ और अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। बिल्कुल, उनकी कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आपको ये विस्तृत और गहन चर्चा पसंद आई तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो यूपीएससी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हों, कोई विचार हों, या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हों तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी विश्लेषण से चूके नहीं। मिलते हैं अगले अध्याय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।